हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार। 12 दिनों में 12 महीने की करंट अफेयर सीरीज में आप सभी का स्वागत है, जिसमें कि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट सेकंड में हम मई मंथली के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। इसके पहले कल इसका पार्ट 1 हमने अपलोड किया था, जिसमें कि जून महीने का कंप्लीट करंट अफेयर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो स्टूडेंट पहली बार इस सीरीज से जुड़ रहे हैं उनके लिए एक चीज मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ। आपके आगामी सभी एग्जाम को टारगेट करते हुए रिसेंटली मैंने 2 सीरीज शुरू करी है। एक तो 12 दिनों में 12 महीने के करंट अफेयर, ये हम कवर कर ही रहे हैं। 12 दिनों तक ये सीरीज चलेगी, जिसमें आज दूसरा दिन हो गया। ठीक है। इसके अलावा 15 दिनों में 15 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कराए जा रहे हैं। ये आपके टॉपिक वाइज करंट अफेयर है और टॉपिक वाइज करंट अफेयर की टाइमिंग शाम में 7 बजे है, जबकि 12 महीने की करंट अफेयर सीरीज की टाइमिंग शाम में 4 बजे है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो मंथ वाइज चीजें मैं कवर करा रही हूं ना, इसमें आपके उन क्वेश्चंस को शामिल किया गया है जो टॉपिक वाइज में मैंने ऐड नहीं किया है। तो आप ये समझे कि सिर्फ एक वीडियो से आपका काम चल जाएगा, नहीं। पैरेलली आपको दोनों वीडियो को साथ साथ देखते हुए चलना है। जैसे कि मंथली करंट अफेयर वाले टॉपिक से मैंने जो जितने भी टॉपिक हो सकते हैं, जैसे डेज एंड थीम अलग कर दिया, स्पोर्ट्स अलग कर दिया, अवार्ड्स अलग कर दिया, इवेंट समिट अलग कर दिया, रैंकिंग वाले क्वेश्चंस अलग कर दिए, तो ये मैंने सब कुछ टॉपिक वाइज में कवर किया है। डेज एंड थीम सब कुछ इसमें कवर है। ठीक है। तो उस सीरीज को भी आप पैरेलली देखते चलिए और इससे भी जुड़े रहिए। दोनों वीडियो को साथ में देखते चलेंगे तो आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। टॉपिक वाइज करंट अफेयर में हमने 3 टॉपिक अभी तक कवर कर लिए हैं। 2027 और 2011 की जनगणना, नेशनल, इंटरनेशनल और बिहार कैबिनेट की अपॉइंटमेंट, और रामसर साइट्स, भारत, बिहार और अलग अलग राज्य को मतलब स्टेट वाइज भी देख लिया है। तो टॉपिक वाइज में 3 टॉपिक हमारे हो गए और 12 महीने की करंट अफेयर सीरीज का ये दूसरा पार्ट है जो हम देख रहे हैं। एक और लास्ट बात, टेलीग्राम पर आप जरूर जुड़ें, क्योंकि जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ा दिए हैं ये सभी की पीडीएफ टेलीग्राम पर मैंने कल शाम में ही अपडेट कर दी है, तो वहां से आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। हाल ही में किस भारतीय संरक्षणवादियों को विटली पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया? तो 2026 का विटली अवार्ड मिला है बरखा सुब्बा और परवीन शेख, इन दोनों को ही। सबसे पहली बात, ये विटली गोल्ड अवार्ड होता क्या है? प्रकृति और वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय सम्मान है और ब्रिटेन स्थित एक चैरिटी संस्था है विटली फंड फॉर नेचर के द्वारा ये दिया जाता है। साथ ही आप ये भी याद रखें, ये जो पुरस्कार है इसे ग्रीन ऑस्कर के रूप में भी जाना जाता है। यही अवार्ड जीता था लास्ट ईयर पूर्णिमा देवी वर्मन ने। इस साल का जीता है बरखा सुब्बा और परवीन शेख ने। तो परवीन शेख को क्यों ये मिला है? तो लुप्त प्राय भारतीय स्कीमर के संरक्षण के लिए, जबकि बरखा सुब्बा को यह मिला है हिमालयन सैलामेंडर के संरक्षण के लिए। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स से रिलेटेड। टॉपिक वाइज में ये कंप्लीट करा दूंगी, अभी यहां से सिर्फ 1-2 क्वेश्चन मैंने ऐड किए हैं। 2026 में जारी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया 157वें स्थान पर है 180 देशों की इस लिस्ट में। हालांकि पिछले साल से यदि आप कंपेयर करें तो भारत 151 था और नीचे आ गया 157 पर। नॉर्वे ये फिर से टॉप पर है 92.72 के स्कोर के साथ। इसके बाद नीदरलैंड और एस्टोनिया यानी कि टॉप 3 पर यूरोपियन कंट्री ही है। सबसे निचले पायदान पर सऊदी अरब है, ईरान है, चाइना है, नॉर्थ कोरिया है और इरिट्रिया हो जाएगा। यहाँ पर भारत के पड़ोसियों पर यदि हम नजर डालें तो नेपाल है 87, श्रीलंका 134, भूटान 150, बांग्लादेश 152, पाकिस्तान 153, चाइना 178, अफगानिस्तान 175। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स ये एक सालाना रैंकिंग है जिसे गैर सरकारी संगठन रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर नामक संस्था 2022 से ही रिलीज कर रही है। सवाल 7वां है, माफ कीजिएगा, सवाल 3रा है। 7 वर्षीय तैराक है ईशान, इन्होंने भारत और किस देश के बीच स्थित जो पाक स्ट्रेट है इसे पार कर बहुत कम उम्र में एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो आप सभी को मालूम है, जैसे ये इंडिया का मैप है, यहाँ पर श्रीलंका है, दोनों के बीच में पाक स्ट्रेट यानी कि पाक जल संधि की लोकेशन है। तो इसे 7 वर्षीय तैराक ईशान ने रिसेंटली पार कर लिया है। लगभग 29 किलोमीटर तैर कर इन्होंने ये पार किया है 9 घंटे 50 मिनट, लगभग 10 घंटे में। ईशान ने श्रीलंका के तलाई मन्नार से भारत के धनुषकोडी तक रास्ता तय किया है। ये देखिए पाक स्ट्रेट, और हालांकि गल्फ ऑफ मन्नार की भी लोकेशन यहीं पर है। चौथा सवाल है, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने देश की पहली पेपरलेस राज्य न्यायपालिका इनमें से किसे घोषित किया है?
तो सिक्किम राइट आंसर इसका हो जाएगा। पेपरलेस न्यायपालिका कहने का मतलब है जहां जो अदालती कार्रवाई है यानी कि फाइलिंग, सुनवाई, रिकॉर्ड, इसमें कागज का उपयोग ना के बराबर होता है, यानी कि जितना भी काम है पूरी तरीके से डिजिटल होता है, ई फाइलिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के रूप में। यहाँ से सिक्किम के बारे में यदि हम बात करें तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो कि जैविक खेती लागू करने वाला देश का पहला राज्य भी है। अभी हमने रिसेंटली एक रिपोर्ट देखी जिसमें प्रति व्यक्ति आय यानी कि पर कैपिटा इनकम के लिहाज से भारत का सबसे अमीर राज्य इसे ही घोषित किया गया और उल्लास कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला ये भारत का 5वां राज्य है। पहला कौन है? मिजोरम, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट मार्क करें। दूसरा गोवा, तीसरा त्रिपुरा, चौथा हिमाचल प्रदेश, 5वां सिक्किम, रिसेंटली 6वां बन गया है उत्तराखंड। सवाल 5वां है, थॉमस कप के 34वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया, जिसमें पुरुषों की प्रतियोगिता में भारत ने जीता कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल। तो आयोजन यानी कि वेन्यू पूछा जा रहा है तो डेनमार्क में आयोजन किया गया था। इसमें विजेता कौन है ये देखिए, चाइना विजेता है। चाइना ने फ्रांस को 3-1 से हरा करके थॉमस कप खिताब जीता है। तो विजेता चाइना, गोल्ड मेडल। उप विजेता सिल्वर मेडल जीता फ्रांस ने और भारत तीसरे स्थान पर रहा है। भारत डेनमार्क यहाँ पर इसे कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। डेनमार्क के होर्सेंस में फाइनल खेला गया है, याद रखें। अब आपको एक और चीज मैं क्लियर कर देती हूं कि ये जो थॉमस कप है ये है पुरुषों के बैडमिंटन से रिलेटेड। वही अगला क्वेश्चन हम उबर कप का देखने जा रहे हैं। उबर कप जो महिलाओं के बैडमिंटन से रिलेटेड है और चाइना को हरा करके डेनमार्क के होर्सेंस में आयोजित 31वें नंबर का उबर कप खिताब ये जीत लिया है साउथ कोरिया ने। ठीक है, तो उप विजेता यहाँ पर चाइना है, साउथ कोरिया विजेता है, आयोजन स्थल डेनमार्क है। दोनों को एक साथ आप याद रखें। थॉमस कप का 34वां एडिशन है, पुरुषों के बैडमिंटन से रिलेटेड है, आयोजन डेनमार्क में किया गया। विजेता यहाँ पर हो जाएगा आपका चाइना, उप विजेता है फ्रांस, भारत को मिला ब्रॉन्ज मेडल। उबर कप का एडिशन है 31वां, आयोजन इसका भी डेनमार्क में किया गया। साउथ कोरिया विजेता है चाइना को हरा करके। आप लोगों के लिए मंथली ई बुक जो लॉन्च की जाती है हर महीने की ई बुक एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। आप ये मानिए यदि आपके पास समय नहीं है नोट्स बनाने का तो हर महीने की ई बुक आप डाउनलोड कर सकते हैं कल्याणी मैम ऑफिशियल एप्लीकेशन से, जो कि आप लोग को बायलिंगुअल मिल जाएगी। महीने के 250 प्लस इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इसमें कवर कराए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने दुनिया का पहला ऑप्टोसार उपग्रह लॉन्च किया? तो भारत के ही द्वारा दुनिया का पहला ऑप्टोसार उपग्रह है जो कि लॉन्च किया गया है 3 मई को। बैंगलोर स्थित अंतरिक्ष स्टार्टअप कंपनी गैलेक्सी ने इस उपग्रह को मिशन दृष्टि के तहत अमेरिका के स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से भेजा है। ये भारत का अब तक का सबसे बड़ा निजी तौर पर विकसित अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। इसकी खासियत क्या है? तो ये उपग्रह ऑप्टिकल और सिंथेटिक अपार्चर राडार को एक साथ जोड़ता है जिससे एक खराब मौसम और रात के अंधेरे में भी स्पष्ट तस्वीरें ले सकता है। यह आपदा प्रबंधन, रक्षा, कृषि, सीमा निगरानी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। सवाल 8वां है, कौन सा देश परमाणु ऊर्जा के उपयोग से बिजली पैदा करने वाला दुनिया का 33वां देश बना है? तो आंसर इसका बांग्लादेश हो जाएगा। तो रशिया की सहायता से रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र में ईंधन लोडिंग शुरू होने के साथ ही बांग्लादेश ऑफिशियली तौर पर परमाणु ऊर्जा से बिजली पैदा करने वाला दुनिया का 33वां देश बना है। ये परियोजना रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। कैपेसिटी इसकी है 2.4 गीगावाट की। इसे रशिया की स्टेट न्यूक्लियर एनर्जी कॉर्पोरेशन का सहायता प्राप्त है। रोस्टम, बांग्लादेश की कैपिटल ढाका, करेंसी टका, यहाँ की संसद का नाम जाति संसद है। पड़ोसी देश में भारत, म्यांमार है और राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। ये 5 भारतीय राज्य हैं जो कि बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। आईएमएफ ने बांग्लादेश को दी जाने वाली $1.3 बिलियन की सहायता राशि पर रोक लगाई और ब्राजील भारत को पीछे छोड़ते हुए बांग्लादेश में मक्का यानी कि कॉर्न का शीर्ष निर्यातक देश बना। सवाल 9वां है, किस राज्य ने प्लेटफॉर्म आधारित गिग श्रमिकों के लिए भारत का पहला विशेष डिजिटल शिकायत निवारण तंत्र IPGRS लॉन्च किया? तो ये कर्नाटका के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर है।
कर्नाटक ने प्लेटफॉर्म आधारित गिग श्रमिक जैसे कि स्विगी, जोमेटो, ओला, उबर के जो कर्मचारी है, यही आपकी गिग कर्मचारी कहलाते हैं। तो इनके लिए भारत का पहला विशेष डिजिटल अदालत शिकायत निवारण तंत्र है। इस तंत्र को, ये जो तंत्र है, श्रमिकों की जो पेमेंट है, इनकी कार्य स्थिति और अन्य विवादों को ऑनलाइन दर्ज करने और ट्रैक करने की सुविधा देता है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने लिपु लेक को अपना हिस्सा बताते हुए इस रास्ते कैलाश मानसरोवर यात्रा पर भारत और चाइना से आपत्ति जताई है? तो आंसर इसका नेपाल है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। यहाँ पर आपको लिपु लेक दर्रे की लोकेशन दिख पा रही होगी और इसे ही पार करते हुए यहाँ कैलाश मानसरोवर जाते हैं। इसके बारे में डिटेल में हम देखेंगे। लिपु लेक, काला पानी और लिम्पियथुरा, ये तीनों क्षेत्र भारतीय राज्य के उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के हिस्से हैं। ये देखिए उत्तराखंड से ये लगा हुआ है इधर ऊपर में ये इलाका है, और चाइना की वजह से ये बेहद स्ट्रैटेजिक इलाका है, क्योंकि यहाँ पर हम ऊंचाई पर हैं और चाइना नीचे है। ऐसे में युद्ध होने पर इस जगह से इंडिया चाइना पर भारी पड़ सकता है। लिपु लेक के रास्ते चाइना में कैलाश मानसरोवर तक यात्रा जुलाई में शुरू होगी। हालांकि इस पर आपत्ति नेपाल ने जताई है कि भाई ये हमारा पार्ट है। ये कैलाश मानसरोवर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये हिंदुओं के सबसे पवित्र धार्मिक स्थलों में से एक है। भगवान शिव और मां पार्वती का पवित्र स्थान माना जाता है। इस पर्वत को 30 मिलियन साल पुराना माना जाता है। जैन, बौद्ध और तिब्बत धर्म के लोग भी इस पर्वत को अत्यधिक धार्मिक मानते हैं। कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने के लिए प्रत्येक भारतीय व्यक्ति को वीजा की जरूरत पड़ती है, क्योंकि कैलाश पर्वत तिब्बत में है और तिब्बत किसके क्षेत्राधिकार में आता है? चाइना के। 11वां सवाल है, किस शहर और राज्य में स्थित जो बरगी डैम है, यहाँ 30 अप्रैल 2026 को पर्यटकों से भरा क्रूज डूबने से कईयों की मौत हो गई है? तो ये घटना आप रिलेट करेंगे मध्य प्रदेश से। ऑप्शन बी राइट आंसर है। मध्य प्रदेश के जबलपुर की ये घटना है, आप लोगों ने देखा भी होगा। मौसम बिगड़ने की वजह से यहाँ पर नर्मदा नदी पर जो क्रूज चल रहा था, ये अचानक से पलट गया, जिसके कारण यहाँ पर लगभग 10 से 15 लोगों की डेथ हुई थी। अगला क्वेश्चन है, सुपर्णा शर्मा के साथ अन्य किस भारतीय पत्रकार को पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 2026 का पुलित्जर पुरस्कार जो है सुपर्णा शर्मा के साथ साथ आनंद आरके को, आर के आनंद को मिला है। ये प्रतिष्ठित पुरस्कार इलस्ट्रेट रिपोर्टिंग और कमेंट्री कैटेगरी में ब्लूमबर्ग की नताली ओबिनो पियर्सन के साथ संयुक्त रूप से दिया गया। सबसे पहली बात, ये पुलित्जर पुरस्कार है क्या? तो ये अमेरिका का एक बेहद ही प्रतिष्ठित सम्मान है, जो कि पत्रकारिता, साहित्य, संगीत और नाटक के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वालों को दिया जाता है। और इसकी शुरुआत जो है ये 1917 में महान पत्रकार और जो प्रशासक रहे हैं जोसेफ पुलित्जर, इनकी वसीयत के अनुसार की गई थी। और ये पुरस्कार न्यूयॉर्क शहर के प्रतिष्ठित जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी है ना, इसी के द्वारा हर साल प्रदान किया जाता है। कुल 21 अलग अलग कैटेगरी में, जिसमें कि 15 कैटेगरी पत्रकारिता जैसे कि ब्रेकिंग न्यूज, खोजी पत्रकारिता या फोटो पत्रकारिता से संबंधित है। 13वां सवाल है, बिहार में चर्चे में रहा विक्रमशिला सेतु ये टूट गया। पूछा जा रहा है कि किस नदी पर बना था? तो ये बनाया गया था गंगा नदी पर। ऑप्शन बी राइट आंसर है। 4 मई को इसका एक हिस्सा टूटा। हालांकि इसमें कोई जनधन की हानि नहीं हुई, क्योंकि ये लगभग 1-1:30 बजे रात की घटना थी। 4.7 किलोमीटर लंबे इस पुल का जो पिलर नंबर 133 है, इसके पास एक स्लैब क्षतिग्रस्त हुआ, जिससे भागलपुर और नवगछिया के बीच संपर्क टूटा और 16 जिलों की कनेक्टिविटी भी प्रभावित हुई है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाती है। मैकल सतपुड़ा रेंज से गुजरती है, जिस पर एक प्रमुख बांध है बरगी बांध। भेड़ाघाट वाटरफॉल भी आप यहीं से रिलेट कर सकते हैं। सोन नदी भी अमरकंटक से निकलती है। गंगा नदी भारत की राष्ट्रीय नदी, 2525 किलोमीटर लंबाई है इसकी। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित हालिया घटनाक्रमों के कुछ फैक्ट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, कुछ कथनों पर यहाँ पर विचार करना है। पहला पॉइंट तो ये है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या को, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश भी शामिल है, ये बढ़ा करके 38 करने की मंजूरी दी। तो देखिए, पहले 33+1 का फॉर्मूला था, कुल 34 मुख्य न्यायाधीश होते थे, एक मुख्य और 33 अन्य, लेकिन अब इसे बढ़ा करके 38 करने की मंजूरी मिल चुकी है। पहला पॉइंट बिल्कुल सही है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति
क्या सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम के पास होती है? ये पॉइंट यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर न्यायाधीशों को बढ़ाने की शक्ति होती तो वैसे राष्ट्रपति के पास है। मतलब कि राष्ट्रपति हालांकि नियुक्ति करते हैं, लेकिन इन्हें बढ़ाने का जो अधिकार है ये संसद को है। संसद कानून बना करके इनकी संख्या है जो कि ये बढ़ा सकते हैं, लेकिन कॉलेजियम जो है ये सिफारिश देने का काम करती है। जैसे कि मैंने मेंशन किया है, कॉलेजियम केवल नियुक्तियों के लिए नाम की सिफारिश करती है और ये स्वीकृत संख्या निर्धारित नहीं कर सकता है। अगला सवाल है, केप वर्डे के पास एक क्रूज जहाज में हाल ही में संदिग्ध हंटा वायरस प्रकोप के संदर्भ में कुछ फैक्ट्स लिखे हुए हैं। तो हंटा वायरस से रिलेटेड यहाँ पर कुछ कथनों पर विचार करना है। हंटा वायरस एक जूनोटिक रोग है जो मुख्य रूप से संक्रमित मानव वाहक के सीधे संपर्क से मनुष्यों में फैलता है। तो पहला पॉइंट तो देखिए यहाँ पर गलत हो गया, क्योंकि ये फैल कैसे रहा है? ये एक जूनोटिक वायरस है, ये तो ठीक है, जो कि मुख्य रूप से चूहे और माइस से मनुष्यों में फैल रहा है, न कि सीधे मनुष्यों के बीच फैल रहा है। पहला पॉइंट गलत है। ये दो प्रमुख बीमारियों का कारण बनता है, HPS यानी कि हंटा वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम, और है HFRS यानी कि हेमोरेजिक फीवर विद रीनल सिंड्रोम। और तीसरा ये है कि वर्तमान में हंटा वायरस के लिए कोई भी विशिष्ट वैक्सीन या एंटीवायरल उपचार उपलब्ध नहीं है। कुल मिलाकर के दूसरा और तीसरा ऑप्शन यहाँ से सही हो जाता है। 16वां सवाल है, अच्छा केप वर्डे आप देख सकते हैं कहां पर है, तो ये अफ्रीका के वेस्टर्न पार्ट में इसकी लोकेशन हो जाएगी, छोटा सा ये कंट्री है। 16वां सवाल है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया जो मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी है, इसके संदर्भ में कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं। तो ये मिशन सरकार के 5F विजन, 5F इनकी 5 बार F, ये 5 बार F है क्या? फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन, फैशन टू फॉरेन, इसके अनुरूप है। तो पहला पॉइंट बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य कपास यानी कि कॉटन की उत्पादकता को वर्तमान में जो 440 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, इसे बढ़ा करके 2030-31 तक 700 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से अधिक करना। तो दोनों पॉइंट यहां से सही हैं। अगला सवाल है, किसे यूनेस्को गिलेर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2026 से सम्मानित किया गया? तो सूडानी पत्रकार सिंडिकेट इसके विजेता रहे हैं। इन्हें सूडान में चल रहे गृह युद्ध और संघर्षों के बीच पत्रकारों को निशाना बनाए जाने पर निंदा करने, साथ ही देश में प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए इनके साहसी कार्यों के लिए दिया गया है। किसे केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी कि CBFC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो मई के महीने में शशि शेखर वेम्पति CBFC के अध्यक्ष जो कि बनाए गए हैं। प्रसून जोशी को इन्होंने स्थान रिप्लेस किया है। प्रसून जोशी जो कि अब प्रसार भारती के अध्यक्ष बन गए हैं। किस देश को वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के द्वारा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश घोषित किया गया? तो देखिए, दुनिया का दूसरा स्टील उत्पादक देश भारत है। पहले स्थान पर अभी भी यहाँ पर चाइना हो जाएगा। भारत ने वर्ष 2018 में जापान को पीछे छोड़ते हुए उपलब्धि हासिल करी थी और तब से इस स्थान पर कायम है। चाइना सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश अभी भी है। स्थिति क्या है? तो देखिए, भारत लगातार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कच्चा इस्पात उत्पादक बना हुआ है। फाइनेंशियल ईयर 2023 में भारत ने लगभग 125.32 मिलियन टन कच्चे स्टील का उत्पादन किया है। सवाल 20वां है, भारतीय रेलवे का 18वां रेलवे जोन बना दक्षिण तट रेलवे का पूछा जा रहा है मुख्यालय कहां पर है? तो ये विशाखापट्टनम में हो जाएगा। 1 जून 2026 से जहां पर परिचालन शुरू हो चुका है और इस जोन में गुंटकुल, गुंटूर, विजयवाड़ा, वोल्टेयर का विशाखापट्टनम हिस्सा शामिल है। अब देखिए, यदि आप डेली मेरे करंट अफेयर की क्लास देखते हैं तो आप लोगों को ये ट्रिक जरूर मालूम होगी जो मैंने 9 मई के करंट अफेयर में पढ़ाई थी। यदि आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप सर्च कीजिए कल्याणी मैम करंट अफेयर 9 मई 2026, जहां पर ये रेलवे जोन को जितने भी इसके डिवीजन है, जितने जोन है, इसके हेडक्वार्टर याद रखने की ट्रिक मैंने बताई थी। वीडियो यहां से लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको बता दिया है कि 9 मई के करंट अफेयर में इसे आप जाकर के देख सकते हैं। रेलवे के करंट अफेयर पर यदि हम नजर डालें तो जनवरी 2026 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने देश की पहले स्लीपर वंदे भारत ट्रेन के रूप में हरी झंडी दिखाई। हावड़ा से गुवाहाटी को कनेक्ट करेगी। भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन का सफल आइसोलेशन ट्रायल रन किया गया जींद सोनीपत खंड पर। भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान जीता है चंदना सिन्हा ने। भारतीय रेलवे ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर शाइन ऐप लॉन्च किया, जिसकी फुल फॉर्म है सेक्सुअल हैरेसमेंट इंसिडेंट नोटिफिकेशन फॉर एम्पावरमेंट। भारत की पहली बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी अहमदाबाद से मुंबई के बीच जापान के सहयोग से।
भारत ने अब तक के सबसे लंबे मालगाड़ी रुद्राक्ष का सफलतापूर्वक ट्रायल रन किया है। इसे एशिया ही नहीं दुनिया की सबसे माफ कीजिएगा इसे भारत ही नहीं एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी माना जा रहा है। 4.5 किलोमीटर लंबी है। रेल मंत्रालय ने वन स्टॉप सोल्यूशन के लिए संरक्षा ऐप लॉन्च किया। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्क ब्रिज का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया गया। और माफ कीजिएगा गुजरात 100% रेल विद्युतीकरण हासिल करने वाला 24वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी रखने के लिए लॉन्च किया गया उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसका नाम हो जाएगा जननी। अभी जननी है क्या, तो यहां से इसकी फुल फॉर्म बनती है जर्नी ऑफ एंटीनेटल नेटल एंड न्यूनेटल इंटीग्रेशन केयर। इसका उद्देश्य है गर्भावस्था से लेकर डिलीवरी तक और न्यूबॉर्न बेबीज की देखभाल की वास्तविक समय यानी कि रियल टाइम में निगरानी रखना और महिलाओं के प्रजनन वर्षों के दौरान उनके डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड को भी ये ट्रैक करेगा और मेंटेन करेगा। नेक्स्ट है राष्ट्रमंडल खेलों के संदर्भ में यहाँ पर कुछ फैक्ट लिखे हुए हैं। राष्ट्रमंडल का डिस्कशन इसलिए आया है क्योंकि भारत जो है ये 2030 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा। कहां पर? अहमदाबाद में। तो इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं। क्या ये हर 4 साल में आयोजित किए जाते हैं? पॉइंट बिल्कुल सही है। अभी चल रहा है 2026। इसके पहले 2022 में आयोजित किया गया था इंग्लैंड के बर्मिंघम में। 2026 का मेजबानी कर रहा है स्कॉटलैंड और अब होगा 4 साल बाद यानी कि 2030 में इंडिया होस्ट करेगा अहमदाबाद में। तो पहला पॉइंट सही है। कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत पूछा जाए तो 1930 में की गई थी हैमिल्टन कनाडा से। इन खेलों में केवल एशियाई देशों को भाग लेने की अनुमति होती है नहीं, क्योंकि एशियन गेम्स तो है नहीं, इसमें पूरे कॉमनवेल्थ कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं। और भारत ने वर्ष 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करी थी। तो कुल मिलाकर के पहला और तीसरा पॉइंट यहाँ पर सही बैठता है। सवाल 23वां है, किस देश को आईएमओ द्वारा जारी विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2026 के अनुसार दुनिया का सबसे अधिक प्रेषण प्राप्त करने वाला देश घोषित किया गया है? भारत इसका राइट आंसर है। अंतरराष्ट्रीय प्रवासी संगठन के द्वारा विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत को 2024 में दुनिया का सबसे अधिक रेमिटेंस प्राप्त करने वाला देश घोषित किया गया है। भारत ने 2024 में रिकॉर्ड 137.67 बिलियन डॉलर यानी अमेरिकी डॉलर का प्रेषण यानी कि रेमिटेंस प्राप्त किया और दुनिया का पहला देश बना है। टॉप 5 कंट्री में भारत के बाद मैक्सिको, फिलीपींस, फ्रांस और पाकिस्तान है। और प्रेषण का मुख्य योगदानकर्ता देश अमेरिका, यूएई, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया है। यानी कि भारत को सबसे ज्यादा जहां से रेमिटेंस प्राप्त हुआ है। रेमिटेंस या प्रेषण ये है क्या? एक स्थान से दूसरे स्थान पर, खास तौर पर यदि देखा जाए तो एक देश से दूसरे देश में भेजे जाने वाले पैसों को कहते हैं। जब कोई व्यक्ति विदेश में रह के कमाता है और अपने परिवार या रिश्तेदारों की मदद के लिए अपने मूल देश में पैसे भेजता है तो उसे ही कहा जाता है रेमिटेंस। ये शब्द जो है ये रेमिट से बना है। रेमिट जिसका मतलब होता है भेजना या वापस भेजना। तो इसके लिए कुछ माध्यम होता है। तो ये बैंक मतलब ये पैसा जो है बैंक, पोस्ट ऑफिस या ऑनलाइन मनी ट्रांसफर ऐप के माध्यम से भेजा जा सकता है। तो इसका महत्व क्या है? विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था के लिए ये आय का और विदेशी मुद्रा का एक विशेष या आप कह सकते हैं बहुत बड़ा सोर्स है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड के किस जिले को भारत का पहला मोती फार्मिंग क्लस्टर घोषित किया गया? तो हजारीबाग यहां से राइट आंसर हो जाएगा। ये पहल प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत ग्रामीण आजीविका को बढ़ाने साथ ही मोती उत्पादन को व्यावसायिक स्तर पर विकसित करने के लिए शुरू की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? तो स्थानीय स्तर पर वैज्ञानिक तरीकों से मोती की खेती को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर पैदा करना इसका पर्पस है। 25वां सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में भारत के पहले पूरी तरह से चालू प्रधानमंत्री मित्र पार्क का उद्घाटन किया? देखिए आधारशिला पहली बार रखी गई थी मध्य प्रदेश के धार में, लेकिन ये कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद चालू हुआ। चालू होने के बाद उद्घाटन किया गया है वारंगल में, वारंगल तेलंगाना में। लगभग 1700 करोड़ की लागत से ये बना हुआ है मेगा टेक्सटाइल पार्क। और ये पूरा प्रोजेक्ट सरकार का जो मशहूर 5F मॉडल है, अभी जस्ट हमने 5F देखा था, इसे हकीकत में बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आप सभी को मालूम है कि ये प्रधानमंत्री मित्र योजना है जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड है, जिसमें 7 राज्यों के प्रमुख 7 शहरों में मित्र पार्क स्थापित किए जा रहे हैं। तमिलनाडु हो गया, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक,
मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र इसमें शामिल हैं। यहाँ पर 5F के संदर्भ में ये फैक्ट है, फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन, फैशन टू फॉरेन। यानी कि खेत से जाएगा ये फाइबर में कन्वर्ट होगा, फाइबर फैक्ट्री में जाएगा, फैक्ट्री से कपड़ा बनेगा तो मतलब फैशन बन गया, और फैशन बनकर के विदेशों में इसका एक्सपोर्ट किया जाएगा। कपड़ा मंत्रालय द्वारा देश में वस्त्र उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए कुल कितने प्रधानमंत्री मित्र पार्कों की स्थापना की मंजूरी दी गई? तो ये कुल 7 है। 48 नंबर का आसियान समिट 2026 का आयोजन कहां किया गया? आयोजन इसका फिलीपींस के शेबू शहर में किया गया था, जिसकी थीम थी नेविगेटिंग आवर फ्यूचर टुगेदर। इस सम्मेलन में डिजिटल इकोनॉमी के लिए एक बड़ा प्लान बनाया गया है, जिससे 2030 तक इस क्षेत्र का डिजिटल बाजार $2 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है। आसियान यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का ये केंद्र है। हम उनके साथ मिलकर डिजिटल और ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, भारत जो है ये आसियान का पार्ट नहीं है। यदि पूछा जाए आसियान में कितनी मेंबर कंट्री है, तो 11वां है। 11 मेंबर कंट्री इसकी 11वीं नंबर की ईस्ट तिमोर बनी है। आसियान का जो सचिवालय है जकार्ता इंडोनेशिया में, फॉर्मेशन ईयर 1967 है, और आसियान की स्थापना 1967 में की गई। आसियान डिजिटल इकोनॉमी प्लान यानी कि डेफा का 2030 का लक्ष्य है $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी। भारत की यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला कैरिबियाई देश कौन बना? तो ये त्रिनिदाद टोबैगो बन गया है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये समझौता एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड और त्रिनिदाद टोबैगो के डिजिटल परिवर्तन मंत्रालय के बीच हुआ। यदि आप लोकेशन देखेंगे तो ये है त्रिनिदाद और टोबैगो की लोकेशन। कैरिबियाई कंट्री है, अटलांटिक ओशन से बॉर्डर शेयर कर रही है। और मैं आपको बता दूं, आगे यदि आप पढ़ेंगे ना, तो भारत के यूपीआई को अपनाने वाला 10वां देश बन चुका है ग्रीस, और इसका डिस्कशन जुलाई के करंट अफेयर में आएगा। अगला क्वेश्चन है, किम्बरले प्रोसेस इंटरसेशनल मीटिंग 2026 ये कहां आयोजित की गई? राजधानी दिल्ली में। किम्बरले प्रोसेस इंटरसेशनल मीटिंग जो भारत ने होस्ट करी है 11 से 14 मई तक। मई 2000 की बात है, जब साउथ अफ्रीका के किम्बरले शहर में दुनिया के बड़े देश इकट्ठा हुए थे। क्या मकसद था? उन विद्रोही गुटों को रोकना जो हीरो को बेचकर हथियार खरीदते थे और चुनी हुई सरकार के खिलाफ जंग लड़ते थे। और इसे ही रोकने के लिए वर्ष 2003 में किम्बरले प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम लाई गई, यानी कि हीरो का ऐसा पासपोर्ट जो कि उनकी प्योरिटी की पूरी गारंटी देता है। आज इसमें 86 कंट्रीज शामिल हैं, यानी दुनिया का 99% से ज्यादा प्राकृतिक हीरो का व्यापार इसी दायरे में आता है। तो इसकी स्थापना मैंने बता दिया, किस पर्पस से किया गया वो बता दिया। तो भारत किस तारीख से ऑफिशियली तौर पर किम्बरले प्रोसेस की अध्यक्षता ग्रहण कर चुका है? 1 जनवरी 2026 से, और भारत इसकी अध्यक्षता ग्रहण कर चुका है, इसलिए क्वेश्चन आपको मालूम होना चाहिए। 29वां सवाल है, वर्ष 2026 के लिए कुल कितने नर्सिंग पेशेवरों को नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो कुल 15 नर्सों को सम्मानित किया गया है। 12 मई को जो अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया, इस मौके पर स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा सम्मानित की गई। इस पुरस्कार की शुरुआत 1973 से की गई थी। भारत में यह सम्मान सरकारी और प्राइवेट क्षेत्र के यानी दोनों ही क्षेत्र में बेहतरीन काम करने वाली नर्सों को दिया जाता है। भारत सरकार ने इसकी शुरुआत 1973 से की गई थी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जिन्हें द लेडी विद द लैंप कहा जाता था, इन्हीं के सम्मान में अवार्ड दिया जाता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि सीपीआई की नई श्रृंखला के लिए अब जो नया बेस ईयर है, ये क्या निर्धारित किया गया है? तो पहले क्या था? बेस ईयर 2012, अब इसे चेंज करके 2024 कर दिया गया है। सबसे पहले समझते हैं ये सीपीआई होता क्या है। सीपीआई यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये वो पैमाना है जो बताता है कि आम जनता द्वारा दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तु, जैसे कि आपका अनाज, कपड़ा हो गया, कुछ सर्विसेज है जैसे कि शिक्षा, चिकित्सा, इनकी खुदरा कीमतों में कितना बदलाव आया है। और यह सीधे तौर पर महंगाई को मापने वाला यानी कि इन्फ्लेशन को मापने वाला प्रमुख तरीका है। इसके लिए बेस ईयर 2012 था। भाई 2012 में महंगाई दूसरे लेवल पर थी, लगभग 50 से 60 रुपए प्रति लीटर में पेट्रोल डीजल मिल जाते थे। अब चल रहा है 2026 और महंगाई लगभग डबल हो गई है, इसलिए बेस ईयर भी चेंज किया गया है 2024।
ताजा रिपोर्ट ये कहती है कि जनवरी 2026 से भारत का जो रिटेल इन्फ्लेशन है 2.75% रहा है। अब इस नए इंडेक्स में सिर्फ आटा दाल ही नहीं बल्कि मोबाइल डेटा, हेल्थ, डिजिटल सेवाओं जैसी आवश्यक चीजों पर होने वाले खर्च को भी ज्यादा महत्व दिया गया है। 31वां सवाल है, वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 के तहत अकुशल शारीरिक श्रम के लिए कितने दिनों की वैधानिक गारंटी दी गई है? वैधानिक कार्य की गारंटी ये 125 दिन की है और मनरेगा के स्थान पर ही वीजी रामजी अधिनियम लाया गया था। विकसित भारत जी रामजी में लाया 2025 में गया था, लेकिन अभी एक्टिवेट हो चुका है 1 जुलाई 2026 से। यहाँ पर लिखा है 1 जुलाई से लागू होगा। जुलाई के करंट अफेयर में पढ़ाऊंगी कि ये लागू हो चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चे में रहा आध्यात्मिकता के तरीके सीख रहा गाबी रोबोट किस देश का पहला रोबोट भिक्षु है? तो ये है साउथ कोरिया का पहला रोबोट भिक्षु। ये देखिए मॉन्क है, रोबोट मॉन्क है। इसे 6 मई 2026 को सियोल के जोगेसा मंदिर में बौद्ध समारोह के दौरान पेश किया गया। बुद्ध जयंती के मौके से अपनी सक्रिय रूप से सेवाएं दे रहा है। पर्पस क्या है? तो ये एआई आधारित रोबोट जो है ये युवाओं से जुड़ने और भिक्षुओं की कमी को पूरा करने के लिए बनाया गया है। ये भिक्षुओं को प्रणाम करता है, माला जप करता है और बौद्ध उपदेशों को मौखिक रूप से उत्तर दे सकता है। अगला क्वेश्चन है, सोने पर हाल ही में बढ़ाए गए टैक्स में एआईडीसी का क्या मतलब है? एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस इसकी फुल फॉर्म बनती है। अभी है क्या ये समझ लेते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने सोने और चांदी के इंपोर्ट पर लगने वाले टैक्स को लगभग 2 गुना कर दिया है। वित्त मंत्रालय की नई आधिकारिक रिपोर्ट के मुताबिक सोने पर प्रभावी जो कुल आयात कर है ये अब 9.2 से बढ़ा करके 18.4% किया गया। इसके पीछे वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह है देश की मजबूत अर्थव्यवस्था को सुरक्षित रखना। पश्चिम एशिया में चल रहा जो भू राजनीतिक तनाव है इसकी वजह से हमारे देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर भी काफी दबाव बढ़ा है। वर्तमान में भारत अपनी जरूरतों का लगभग 90% सोना बाहर से खरीदता है, जिससे बहुत सारा विदेशी पैसा बाहर चला जाता है और इसी चालू खाता घाटे को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने यह सख्त कदम उठाया है। सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई क्यों है? सीएडी यानी कि करंट अकाउंट डिफिसिट को कम करने के लिए। तो अब सोने पर कुल प्रभावी आयात शुल्क ये 18.4% हो गया है। किस भारतीय शिप बिल्डर्स कंपनी ने श्रीलंका के कोलंबो डाक यार्ड का अधिग्रहण किया है? तो मजगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोलंबो में से 51% की नियंत्रण हिस्सेदारी मिल चुकी है। वर्ष 2026 में लगभग 450 करोड़ की लागत से ये सौदा किया गया। भारत के समुद्री इतिहास में किसी अंतरराष्ट्रीय शिपयार्ड का पहला अधिग्रहण है। तो रणनीतिक और वाणिज्यिक मील का पत्थर इसे क्यों माना जा रहा है? क्योंकि ये अधिग्रहण जो है ये केवल व्यावसायिक कदम नहीं है बल्कि इंडियन ओशन रीजन में भारत की रणनीतिक उपस्थिति को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रेल परियोजना को कैबिनेट ने धोलेरा और किस शहर के बीच मंजूरी दी है? तो ये धोलेरा और अहमदाबाद के बीच मंजूरी मिल चुकी है। लगभग 20,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत है। तो यात्रा का समय 1 घंटे से भी कम, यहाँ पर अब 48 मिनट लगेगा। पर्पस क्या है? धोलेरा स्मार्ट सिटी को कनेक्टिविटी प्रदान करना और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना। अब रेलवे का करंट अफेयर में एक स्लाइड में देख चुके हैं, इसलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को असम के बक्सा शहद की पहली खेप का निर्यात किया गया? तो अमेरिका को रिसेंटली असम के बक्सा शहद का एक्सपोर्ट किया गया है। 20 मीट्रिक टन शहद भेजी गई है। ये जो निर्यात है ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पहल के तहत अपेडा के सहयोग से भेजा गया है। इस पहल से बक्सा जिले के लगभग 500 स्थानीय मधुमक्खी पालकों की इनकम में वृद्धि होगी। बक्सा शहद बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र का एक प्रीमियम और लगभग यानी कि नियर ऑर्गेनिक शहद है। नए परिसीमन प्रस्ताव 2026 के लिए किस वर्ष की जनगणना को आधार माना गया है? तो ये 2011 की जनगणना हो जाएगी। अब इसके तहत लोकसभा और विधानसभा सीटों को फिर से तय किया जाएगा। मजे की बात यह है कि इसके लिए 2011 की ही जनगणना का सहारा लिया जा रहा है। सबसे बड़ा फायदा यह है कि महिलाओं को मिलने वाला 33% का जो नारी शक्ति बंधन अधिनियम है यह हकीकत बन पाएगा। सीधे सीधे कहने का मतलब है कि जिस लोकसभा क्षेत्र का एरिया ज्यादा है वहां पर सीटें बढ़ाई जाएंगी। सो वर्तमान में जो सीटें लोकसभा में 543 है बढ़ करके 850 हो सकती है। तो नॉर्थ के जो स्टेट है उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में सीटों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि यहाँ का एरिया ज्यादा है। आमतौर पर यदि हम एक एग्जाम्पल भी ले लें तो उत्तर प्रदेश में
भारत में सबसे अधिक लोकसभा सीटें आती हैं 80, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो इसे और बढ़ाकर के 138 किया जा रहा है। तो विपक्ष इसका विरोध कर रही है, क्योंकि यदि हम देखें तो नॉर्थ के मोस्टली स्टेट में एनडीए की सरकार है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जबकि साउथ के स्टेट में जनसंख्या पर कंट्रोल पा लिया गया है। तो इनका विपक्ष का सीधा कहना है कि बीजेपी ये अपनी चाल चल रही है कि अपने एरिया का या अपने जो लोकसभा क्षेत्र है जिनका दायरा ज्यादा है वहां सीट बढ़ा करके और अपने सांसद यहां बढ़ाना चाहती है। तो आर्टिकल 82 यहां से याद रखें, ये संसद को हर जनगणना के बाद सीटें बदलने की संवैधानिक ताकत देता है। परिसीमन आयोग के फैसले को किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। पहला आयोग 1952 में बना और 106वां संविधान संशोधन महिला आरक्षण से संबंधित है। परिसीमन आयोग के अध्यक्ष होते हैं सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज और वर्तमान में लोकसभा सीटों का निर्धारण किस वर्ष की जनगणना के आधार पर फ्रीज किया गया है 1971। भारत की पहली एकीकृत CCUS फील्ड लैब कहां स्थापित की गई? तो IIT बॉम्बे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब IIT बॉम्बे ने देश की जो पहली इंटीग्रेटेड कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन और स्टोरेज CCUS फील्ड लैब शुरू करी है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसका उद्घाटन किया है। ये जो लैब है ये हवा से खतरनाक CO2 को सोख लेगी और उसे बेकार फेंकने के बजाय सीमेंट और स्टील बनाने वाले उपयोगी रसायनों में कन्वर्ट कर देगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस लैब की तकनीक पूरी तरीके से मेड इन इंडिया है। IIT बॉम्बे के वैज्ञानिकों ने इसे बनाया है। ये बेहतरीन तकनीक गंदे पानी या समुद्र के पानी का इस्तेमाल करके भी कार्बन सोख सकती है। इससे हमारे देश में स्वच्छ पानी की बचत होगी और पर्यावरण भी साफ रहेगा। IIT बॉम्बे की स्थापना 1958 में की गई थी। नेट जीरो का मतलब है जितना हम कार्बन पैदा करेंगे उतना सोख भी लेंगे। तो नेट जीरो का लक्ष्य भारत का है 2070 तक। CCUS तकनीक से सोखे गए कार्बन को किन उद्योगों में इस्तेमाल किया जाएगा? सीमेंट और स्टील उद्योग में। और भारत का नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य 2070 तक है। भारत के पहले ऑटोनोमस लड़ाकू विमान का नाम पूछा जा रहा है जिसका उत्पादन पुर्तगाल में किया जा रहा है, तो इसका नाम काल भैरव हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर है। भारत के पहले AI संचालित मानव रहित लड़ाकू विमान का नाम काल भैरव है। बैंगलोर स्थित कंपनी फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस द्वारा निर्मित इस विमान का उत्पादन नाटो का जो सदस्य देश है पुर्तगाल में किया जा रहा है। इसकी मारक क्षमता, ये एक मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यानी कि मेल ऑटोनोमस कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है। ये विमान 3000 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है और लगातार 30 घंटे से अधिक समय तक हवा में रहने में सक्षम है। कुछ इससे मिलते जुलते करंट अफेयर मैंने मेंशन किए हैं। भारत का पहला निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल क्लास रॉकेट का नाम विक्रम-1 है। पहला स्वदेशी रूप से निर्मित प्रदूषण नियंत्रक पोत का नाम समुद्र प्रताप। भारतीय रेलवे का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम ASC अर्जुन है। अंतरिक्ष में क्लाउडिया 9 भूतिया नामक आकाश गंगा की खोज नासा ने की। भारत ने अपना पहला FABS यानी कि उभयचर ड्रोन विकसित किया, नाम अवतार है। भारत के पहले ये पोल्यूशन कंट्रोल वेसल और यहाँ प्रदूषक नियंत्रक पोत, ये दोनों एक ही चीज है। भारतीय वायुसेना द्वारा विकसित भारत के पहले हेलीकॉप्टर लॉन्च ड्रोन सिस्टम का नाम वायुबाण है। भारत के पहले ऑटोनोमस लड़ाकू विमान का नाम काल भैरव जस्ट हमने देखा। और पहला स्वदेशी 300 किलोमीटर यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम का नाम सूर्यास्त्र हो जाएगा। 40वां सवाल है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर एयरबस C295 नामक भारत का पहला निजी तौर पर मिलिट्री विमान को बनाया जा रहा है? आंसर इसका वडोदरा है। ऑप्शन C। तो ये वडोदरा के मतलब गुजरात का शहर वडोदरा में स्थित टाटा एयरबस फैसिलिटी में बनाया जा रहा है। इस विमान का निर्माण टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और एयरबस के संयुक्त उपक्रम द्वारा किया जा रहा है वडोदरा के हरनी क्षेत्र में। भारतीय वायुसेना के लिए कुल 56 विमानों के लिए समझौता किया गया था, जिसमें 16 विमान सीधे स्पेन से बनकर के आ गए हैं। बाकी 40 का निर्माण भारत में ही होगा, वडोदरा स्थित इस प्लांट में। किस राज्य में भारत की पहली SME यानी कि लघु एवं मध्यम उद्यम वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर चिप उत्पादन स्थापित किया जाएगा, उत्पादन इकाई स्थापित की जाएगी? तो राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के भिवाड़ी में स्थापित की गई है। इस सहस्त्र सेमीकंडक्टर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 150 करोड़ से अधिक के निवेश के साथ विकसित किया गया है। उद्घाटन इसका अश्विनी वैष्णव ने किया है वर्चुअली। ये संयंत्र जो है ये माइक्रो SD कार्ड, फ्लैश स्टोरेज और अन्य सेमीकंडक्टर उत्पादों का वाणिज्यिक निर्माण करेगी। किसने 32 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया?
तो ये कामी रीता शेरपा है, जो कि नेपाल के ही पर्वतारोही हैं और इन्होंने अपना ही पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पहली बार 1994 में इस पर्वत पर ये चढ़े थे। नेपाल में है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसे नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को किस देश ने रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया? तो स्वीडन के द्वारा ये सम्मानित किए गए थे अपने स्वीडन दौरे के दौरान और इन्हें ये मिला 31वां अंतरराष्ट्रीय सम्मान है। ये सम्मान इन्हें स्वीडन की क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया द्वारा प्रदान किया गया। फिर इन्हें 32वां सर्वोच्च अंतरराष्ट्रीय सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट प्रदान किया गया। किसके द्वारा? तो नॉर्वे गवर्नमेंट के द्वारा ये प्रदान किया गया था। ये पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में प्रदान किया गया। हालांकि आगे आप जुलाई में आएंगे तो मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ये इंडोनेशिया में सम्मानित किए गए, फिर ये सेशल्स में सम्मानित किए गए, तो इनका सीक्वेंस अभी जारी रहेगा। अभी हम जून से मई आए हैं, है ना। अब फिर कल अप्रैल का करंट अफेयर देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर जिसे चिकन नेक के नाम से जाना जाता है, किन दो देशों के बीच स्थित है, जिसके बड़े हिस्से को पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्रीय एजेंसियों को स्थानांतरित किया? तो यदि आप मैप में देख पा रहे हैं ना, तो आपको लोकेशन दिख रही है चिकन नेक की, मतलब ये आपका चिकन नेक है, छोटा सा हिस्सा जो पतला सा कॉरिडोर है। इधर भूटान है, इधर नेपाल है और इधर बांग्लादेश है। ऑप्शन देखिए, क्या चाइना भूटान के बीच है? नहीं। क्या नेपाल बांग्लादेश के बीच है? तो नेपाल है और बांग्लादेश भी है, फिर नेपाल है और भूटान भी है। बांग्लादेश म्यांमार के बीच तो नहीं है। कुल मिलाकर यदि हम देखें तो 3 देशों के बीचों बीच है। तो यहाँ नेपाल को हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर भूटान और बांग्लादेश। यहां से मैं ऑप्शन आप लोगों के लिए चेंज कर दूंगी ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पर इसकी लोकेशन है, मतलब कि ये चिकन नेक ना होना तो शेष भारत का हिस्सा जो है ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट से यानी कि 7 सिस्टर से कट जाएगा, क्योंकि एकमात्र रास्ता इससे कनेक्ट होने का यही है। तो नेपाल और बांग्लादेश साथ ही भूटान भी है। यहाँ पर स्थित जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है मात्र 20 से 22 किलोमीटर लंबा है। उत्तर भारत को पूर्वोत्तर के 8 राज्यों से कनेक्ट करता है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य का जो पीडब्ल्यू विभाग है इसके अधीन आने वाले 7 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों को केंद्र सरकार की एजेंसियां जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है और NHIDCL यानी कि नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसे स्थानांतरित करने की मंजूरी दी। इसे क्यों ये स्थानांतरित कर रहे हैं? ताकि इसका जो डेवलपमेंट है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सुधारा जा सके। 46वां सवाल है, 11वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड बनाने वाली पहली महिला का नाम क्या है, जिन्हें माउंटेन क्वीन के नाम से जाना जाता है? तो इनका नाम लाकपा शेरपा हो जाएगा। ये नेपाल की मशहूर पर्वतारोही हैं। 52 इनकी उम्र है। नेपाल में जो माउंट एवरेस्ट है 848.86 मीटर जिसकी हाइट है, इस पर 11वीं बार इन्होंने सफल चढ़ाई कंप्लीट की है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल थी, पहली दिव्यांग अरुणिमा सिन्हा और भारत की सबसे उम्रदराज महिला ज्योति रात्रे मध्य प्रदेश से ही 55 साल की उम्र में इन्होंने माउंट एवरेस्ट फतह किया। किस राज्य ने एक नई जनसंख्या प्रबंधन नीति जारी करते हुए तीसरे बच्चे के जन्म पर 30,000 रुपए और चौथे बच्चे के जन्म पर 40,000 रुपए प्रोत्साहन राशि देने का ऐलान किया? तो ये आंध्र प्रदेश हो जाएगा। यहाँ की जो पॉपुलेशन मैनेजमेंट पॉलिसी है इसके तहत ये वित्तीय प्रोत्साहन दिया जा रहा है। देखिए यहाँ पर पॉपुलेशन रेशियो काफी ज्यादा चेंज हुआ है, तो राज्य में जनसंख्या को बढ़ावा देने के लिए ताकि इसे एक एवरेज स्तर पर लाया जा सके, इसके लिए आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने ये पहल करी है। ये आंध्र प्रदेश वही राज्य जो कि भाषाई आधार पर गठित देश का पहला राज्य था 1953 में। भारत ने किस देश के साथ शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए वीनस ऑर्बिटर मिशन पर समझौता किया है? तो ये समझौता भारत का रिसेंटली रहा है यूरोपियन कंट्री स्वीडन के साथ में। उद्देश्य क्या है? तो यह उपकरण सूर्य से निकलने वाली जो आवेशित कण है और शुक्र ग्रह के वायुमंडल के बीच होने वाली परस्पर क्रियाओं का अध्ययन करेगा। भारत का ये जो महत्वाकांक्षी शुक्र मिशन है ये मार्च 2028 तक लॉन्च किया जाएगा। भारतीय मूल के किस व्यक्ति को यूके के इतिहास में सबसे कम उम्र में इन्होंने एल्स्ट्री और बोरम वुड के मेयर का पद संभाला है? तो ये तुषार कपूर है। ये भारतीय मूल के हैं। अच्छा, तुषार कपूर का नाम तो आप पढ़ ही रहे थे, लेकिन इनकी जो माँ है परवीन रानी, इन्होंने भी एक क्षेत्र से मेयर का चुनाव जीता है जो हर्ट्समरे बरो काउंसिल है। तो ये माँ बेटे की जोड़ी ने ब्रिटेन में इन क्षेत्रों से मेयर पद का चुनाव जीत करके इतिहास रचा है। न्यूयॉर्क के मेयर हमने देखा था भारतीय मूल के जो जोरान ममदानी है ये बने थे। ऋषि सुनक भारतीय मूल के ही यूके के पूर्व प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं।
वरुण घोष ऑस्ट्रेलियाई संसद में भागवत गीता पर हाथ रखकर के शपथ लेने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति थे। 50वां सवाल है, 19 मई 2026 को किस राज्य की ऊर्टन और धिरौली खदानों से कोयला उत्पादन शुरू किया गया? तो ये मध्य प्रदेश आपको याद रखना है। इससे राज्य में घरेलू कोयले की उपलब्धता काफी बढ़ गई है और देश की ऊर्जा सुरक्षा लक्ष्यों को समर्थन मिला है। सबसे पहली बात करें यदि ऊर्टन कोयला खदान के बारे में, तो ये अनूपपुर जिले में है। इसमें जो माइनिंग का काम है ये मेसर्स जेएमएस माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा शुरू किया गया मई के महीने से। और खासियत यह है कि वाणिज्यिक कोयला नीलामी प्रणाली के तहत उत्पादन शुरू करने वाली भारत की पहली भूमिगत कोयला खदान है। धिरौली कोयला खदान की बात करें तो ये सिंगरौली में है। यहाँ पर माइनिंग का काम मेसर्स महान एनर्जन लिमिटेड जो अडानी की सहायक कंपनी है, अडानी पावर की, इसके द्वारा किया गया 17 मई से। इसके शुरू होने से सिंगरौली क्षेत्र, जिसे भारत की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है, यहां से कोयले की आपूर्ति और भी मजबूत हो जाएगी। हाल ही में सुर्खियों में रही स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली नाविक की फुल फॉर्म क्या है? नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टलेशन इसकी फुल फॉर्म बनती है। तो इसरो ने नाविक को भी हाल ही में अंतरिक्ष की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया, जिसके कारण ये चर्चे में आया। इसे जीएसएलवी रॉकेट की मदद से अंतरिक्ष में भेजा गया और इस नए उन्नत उपग्रह के नेटवर्क में जुड़ने के बाद भारत और उसके पड़ोसी देश में मिलने वाली जो जीपीएस जैसी नेविगेशन सर्विसेज है, इसकी क्षमता पहले के मुकाबले में 2 गुनी और अधिक सटीक हो गई है। नेक्स्ट है, लेखिका है यांग शुआंग जी। इन्हीं किस उपन्यास के लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया? तो ये ताइवान ट्रेवलॉग के लिए अवार्ड जीती हैं। यांग शांग सी इसके राइटर हैं और लिंग किंग इसके ट्रांसलेटर हैं। ये जो अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है, अब इसे बुकमैन अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार के नाम से जाना जाएगा। ये हम करंट अफेयर में देख चुके हैं। पूछा जाए किस लैंग्वेज में लिखा गया है, तो ये मंदारिन चीनी लैंग्वेज में लिखा गया है और इसका जो ट्रांसलेशन है लिंग किंग के द्वारा किया गया है। तो इसमें जो अवार्ड राशि है ये 50-50 डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, मतलब राइटर और ट्रांसलेटर के बीच में। नेक्स्ट है, तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2026 किस देश में आयोजित किया गया? तो ये नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो में आयोजित किया गया था, जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया था। 43 इयर्स में किसी भारतीय प्राइम मिनिस्टर की पहली नॉर्वे यात्रा थी। इसके पहले 1983 में तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ने नॉर्वे का दौरा किया था। नॉर्डिक देशों में डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और आइसलैंड शामिल हैं। और तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में इन 5 ही देशों के सर्वोच्च नेताओं ने पार्टिसिपेट किया है। लिस्ट मैंने मेंशन कर दी है। तो ये तीसरे नंबर का भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन था। अभी तक जो 2 पहले हो चुके थे, 2018 में स्टॉकहोम में हुआ, 2022 में दूसरा हुआ कोपेनहेगन में, तीसरा अभी हुआ ओस्लो में। अब जो नेक्स्ट होगा चौथा हेलेंसिंकी फिनलैंड में प्रस्तावित है। किस संगठन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रतिष्ठित एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया है? तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये मई महीने में सम्मानित किए गए हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालक, मछली पालक और कृषि वैज्ञानिकों को समर्पित किया है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक क्यू डोंगियो के द्वारा ये प्रदान किया गया। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी याद रखें इटली के रोम में है। भारतीय वायुसेना की पहली महिला फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर जो बनी है, इनका नाम सान्या हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर है। और फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर एक ऐसा अधिकारी होता है जो पायलटों की उड़ान संचालन में प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग देने के लिए इसे ट्रेन किया जाता है। अब फौज में पहली महिला का करंट अफेयर यदि हम देखें, एयरफोर्स की पहली महिला फाइटर पायलट अवनी चतुर्वेदी, राफेल विमान की पहली महिला पायलट शिवांगी सिंह, एयरफोर्स के जगुआर स्क्वाड्रन में स्थायी रूप से नियुक्त पहली महिला पायलट तनुष्का सिंह, आर्मी की पहली महिला फाइटर पायलट अभिलाषा बाराक, नेवी की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट अनामिका बी राजीव, नेवी की पहली महिला फाइटर पायलट आस्था पुनिया, एयरफोर्स की पहली महिला फ्लाइट इंस्ट्रक्टर सान्या का नाम हम देख रहे हैं। हाल ही में आयोजित इंडियन सुपर लीग 2026 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीत लिया है रिसेंटली ईस्ट बंगाल एफसी ने। और ईस्ट बंगाल एफसी ने फाइनल मुकाबले में इंटर काशी को हराया है 2-1 से। हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए जीवन मोबाइल ऐप का नाम क्या है? या फुल फॉर्म पूछी जा रही है, तो फुल फॉर्म में ज्वाइंट एल्डरली एम्पावरमेंट एंड वर्चुअल असिस्टेंस नेटवर्क। ऑप्शन बी राइट आंसर है। इसे खास तौर पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए बनाया गया एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां उन्हें सरकारी योजनाओं, पेंशन, एसओएस इमरजेंसी सर्विस और
केयर होम्स की सारी जियो टैग जानकारी एक ही जगह मिल सकती है। हाल ही में भारत और साइप्रस के बीच स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप समझौता किया गया, इस पर आपको विचार करना है। साइप्रस ने भारत द्वारा शुरू किया गया जो इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव है, इसके ट्रेड, कनेक्टिविटी एंड मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट पिलर में शामिल होने की ऑफिशियली तौर पर घोषणा की। भारत ने साइप्रस को अपनी आरोग्य मैत्री पहल के तहत आपदा प्रबंधन के लिए भीष्म क्यूब्स, जो पोर्टेबल हॉस्पिटल है, ये उपहार में दिए। दोनों पॉइंट सही है, लेकिन साइप्रस एशियाई कंट्री नहीं है, आपको मालूम है, तो ये मेडिटेरियन सी के अंतर्गत आता है, एशिया का पार्ट नहीं है। भूमध्य सागर में स्थित एक यूरेशियन द्वीप है। राजधानी निकोसिया, करेंसी यहाँ की यूरो है। 2004 में यूरोपीय यूनियन का ये फुल टाइम मेंबर बना था। नेक्स्ट है, ये देखिए, लोकेशन भी देख लीजिए, ये आपका पूरा एशिया है। टर्की का 90% हिस्सा एशिया में है। ये पूरा इधर एशिया है, इधर यूरोप है। एशिया और यूरोप को यहाँ पर सेपरेट करती है बॉस्पोरस जल संधि, बॉस्पोरस स्ट्रेट। तो तुर्की का जो सबसे बड़ा शहर है इस्तांबुल, ये यूरोप में आएगा। तुर्की की कैपिटल अंकारा हालांकि यहाँ एशिया में ही है। तो तुर्की का वह हिस्सा जो एशिया में आता है इसे कहा जाता है अनातोलिया। तुर्की का वह हिस्सा जो यूरोप में आएगा इसे कहा जाएगा थ्रेस। इसके बीच में ब्लैक सी है और नीचे मेडिटेरियन सी, जहां पर साइप्रस की लोकेशन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है ताइवान ट्रैवलग उपन्यास, जिसे हाल ही में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया। पूछा जा रहा है ये किस भाषा में लिखा गया, तो ये मंदारिन चीनी भाषा में लिखा गया है, जैसा कि हम देख चुके हैं। इसके राइटर, ट्रांसलेटर, सबका नाम मैंने बता दिया है। बुकर पुरस्कार जो है 1969 में मूल रूप से अंग्रेजी में लिखी गई किताब को ही मिलता है। ये बुकर प्राइज है, सिर्फ इंग्लिश में लिखी गई रचना के लिए बुकर प्राइज है, जबकि इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसी भी लैंग्वेज में लिखा गया हो, बस इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में होना चाहिए, ये याद रखें। तो ये ताइवान से बिलोंग करती है, मंदारिन चीनी लैंग्वेज में ये किताब इन्होंने लिखी है। अच्छा, ये अवार्ड जो है साहित्य जगत का सर्वोच्च सम्मान है, जिसकी शुरुआत 2005 में की गई थी। वर्ष 2016 से हर साल किसी ऐसे ट्रांसलेटेड फिक्शन को दिया जाता है जो यूके या आयरलैंड में अंग्रेजी में छपी हो। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुणा का आयोजन किया गया अरब सागर में। तो वरुण अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच की एक नेवल एक्सरसाइज है। इसमें भारत की तरफ से स्वदेशी गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, आधुनिक युद्धपोत और P-8I समुद्री गश्ती विमान ने पार्टिसिपेट किया। यहां पर आप ये याद रखें कि भारत फ्रांस के बीच वैसे 4 एक्सरसाइज होती है, यहाँ 3 मेंशन किया है मैंने, शक्ति, वरुण, गरुड़। तो जो वरुण है ये नौसेना अभ्यास है, गरुड़ है वायुसेना अभ्यास, शक्ति है थल सेना अभ्यास। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कौन सा इसमें सुमेलित है, तीनों ही सही है। फिर एक और स्टैटिक का एमसीक्यू मेंशन है, भारतीय नौसेना और फ्रांसीसी नौसेना के बीच द्विपक्षीय समुद्री सहयोग अभ्यास की शुरुआत की गई थी 1993 में और बाद में इसे 2001 में वरुण नाम दे दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चे में रहा GSAT-32 उपग्रह मुख्य रूप से किस श्रेणी से संबंधित है, तो एक तरह का संचार उपग्रह यानी कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट का एग्जाम्पल हो जाएगा। इसे श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा गया है। इसरो ने इस महत्वपूर्ण मिशन के लिए अपने सबसे ताकतवर और भरोसेमंद रॉकेट LVM Mark 3 के इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में भारतीय सेना और DRDO द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया जो जोरावर है, सफलतापूर्वक ट्रायल किया गया जोरावर मुख्य रूप से क्या है, तो ये एक स्वदेशी लाइट टैंक का एग्जाम्पल है। DRDO ने सेना के साथ मिलकर के इसे बनाया है। पहाड़ों की ऊंचाइयों और मुश्किल इलाकों में इसका फाइनल ट्रायल रन कंप्लीट किया गया, जिसके कारण चर्चे में रहा था। अच्छा, वजन इसका मात्र 25 टन है। हालांकि इसके फीचर्स यहाँ पर मेंशन है। DRDO ने इसे LNT के साथ मिलकर के बनाया है और ये जाबाज टैंक सियाचिन या लद्दाख जैसे हाड़ कपाने वाली हाड़ यानी कि हड्डी कपाने वाली -30 डिग्री की ठंड में भी बिना रुके अपना काम बखूबी कर सकता है। भारत के सबसे तेज धावक कौन बने, तो मई में ये एक रिकॉर्ड बनाया है गुरिंदर वीर सिंह ने। बिरसा मुंडा स्टेडियम में फेडरेशन कप के दौरान पुरुषों की 100 मीटर जो रेस है इन्होंने 10.09 सेकेंड में कंप्लीट करी है और ये 10.10 सेकेंड का बैरियर तोड़ने वाले भारत के पहले धावक भी बने हैं। मतलब 100 मीटर रेस इन्होंने 10 सेकेंड लगभग में कंप्लीट करी, जबकि 400 मीटर की रेस
44.98 सेकेंड में कंप्लीट करके मिल्खा सिंह का रिकॉर्ड बीट किया था विशाल टीके ने। दोनों ही नाम आपके इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट्स वाली क्लास में इसे मैं ऐड कर दूंगी। मिल्खा सिंह ने 1960 के रोम ओलंपिक में 45.73 सेकेंड का रिकॉर्ड बनाया था 400 मीटर की रेस कंप्लीट करने में। तो इन्होंने अभी जो विकास टीके हैं, इन्होंने मिल्खा सिंह से भी कम समय लिया है, 44.98 सेकेंड। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा लॉन्च किए गए भारत के पहले स्वदेशी 300 किलोमीटर यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम का नाम क्या है? तो इसका नाम सूर्यास्त्र हो जाएगा। इसकी मारक क्षमता, तो ये एक ही सिस्टम 150 किलोमीटर और 300 किलोमीटर तक की रेंज वाले रॉकेट और मिसाइल दागने में सक्षम है। रुद्राक्ष क्या है, विक्रम क्या है, काल भैरव क्या है, एक स्लाइड में अभी हमने जस्ट पढ़ा है। 66 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे राज्यसभा की याचिका समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो आम आदमी पार्टी छोड़ चुके राघव चड्डा जो रिसेंटली बीजेपी ज्वाइन किए हैं, इन्हें याचिका समिति यानी कि पिटीशन कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ये पिटीशन कमेटी होती क्या है? संसद या विधानसभा की एक विशेष समिति जो आम जनता द्वारा भेजी गई जो शिकायतें होती हैं, याचिकाएं होती हैं और सुझावों का जांच करती है। मतलब कि ना ये जनता और सरकार यानी कि संसद के बीच एक तरह का पुल का काम करती है। अगला क्वेश्चन है, क्वाड देशों द्वारा शुरू की गई एआई इंगेज पहल का संबंध मुख्य रूप से किस क्षेत्र से है? तो मॉडर्न कृषि से संबंधित है, यानी कि आधुनिक कृषि से ये संबंधित है। एआई इंगेज की फुल फॉर्म बनती है एडवांसिंग इनोवेशंस फॉर एम्पावरिंग नेक्स्ट जेन एग्रीकल्चर। इस पहल के तहत एआई और रोबोटिक्स का उपयोग करके किसानों को बेहतर फसल उपज और खाद्य सुरक्षा के साधन दिए जाएंगे। कृषि में तकनीक को बढ़ावा देने के लिए एआई इंगेज पहल के तहत 6 इंटरनेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए $6 मिलियन से अधिक के पुरस्कारों की भी घोषणा की गई है। 68 नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रपति ने कुल कितने लोगों को पद्म भूषण अवार्ड दिए हैं? तो देखिए, पद्म भूषण जो कि देश का तीसरा हाईएस्ट सिविल ऑनर है, भारत रत्न, पद्म भूषण फिर पद्मश्री। तो पद्म भूषण कुल 13 लोगों को मिला है। 13 के नाम मैंने मेंशन किए हैं। अप्रैल के महीने में एमपीपीएससी प्रीलिम्स में इन 13 में से ये उदय कोटक वाला सवाल पूछा गया था, याद रखें। तो अलका याग्निक, भगत सिंह कोश्यारी, के रामासामी, पलानी स्वामी, इनका कला मतलब क्षेत्र भी मैंने मेंशन किया और राज्य भी मेंशन किया है कि किस क्षेत्र से संबंधित है, किस कैटेगरी में अवार्ड जीते हैं। ममूटी है डॉक्टर नूरी, दत्तात्रेयोडी, पीयूष पांडे, SKM मैकलानंदन, शतावधानी, आरगनी, शिबू सोरेन, उदय कोटक, वीके मल्होत्रा, वेल्लापल्ली नटसन, विजय अमृतराज। इसके अलावा 6 लोगों को, माफ कीजिएगा, इसके अलावा कुल 5 व्यक्तियों को पद्म विभूषण इससे सम्मानित किया गया, जिसमें कि मरणोपरांत बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र, जस्टिस KT थॉमस जनसेवा के लिए, N राजम, P नारायण और VS अच्युतानंद ये सम्मानित किए गए। समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला देश का तीसरा राज्य कौन बना? तो ये बन गया असम। पहला था उत्तराखंड, दूसरा गुजरात, तीसरा अब असम बन गया है। इसका उद्देश्य विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव इन रिलेशनशिप से संबंधित मामलों में राज्य के सभी निवासियों के लिए एक समान नागरिक कानूनी ढांचा स्थापित करना, चाहे वह किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, सभी के लिए एक समान कानून यहाँ पर लागू होंगे। किस देश में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम शुरू किया गया? तो ये अपने ही देश भारत में शुरू किया गया है। 26 मई 2026 को भारत ने देश की पहली हरित ऊर्जा परिवर्तन बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली यानी कि BESS का शुभारंभ किया, जिसकी क्षमता 3.37 गीगावाट की है। इसका शुभारंभ जो है अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने कक्ष के गुजरात का जो कक्ष सीमावर्ती क्षेत्र है खावड़ा यहां पर किया है। तो ये जो BESS है यानी कि बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम प्रणाली, ये लागू होने के बाद सौर या पवन ऊर्जा से उत्पन्न बिजली को बैटरी में स्टोर करके आवश्यकता के अनुसार किसी भी शहर को यह आपूर्ति दी जा सकेगी। इस प्रणाली से गोवा, इंदौर, चंडीगढ़ जैसे शहरों को बिजली प्रदान की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे का नाम बताएं जिसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया है? तो आंसर इसका हो जाएगा गंगा एक्सप्रेसवे, जो कि समाचारों में रहा है। 594 किलोमीटर लंबा ये जो एक्सप्रेसवे है ये मेरठ को प्रयागराज से कनेक्ट करेगा। इससे मेरठ से प्रयागराज की दूरी मात्र 6 घंटे में पूरी होगी। पहले 11 से 12 घंटे का समय इसमें लगता था,
लगभग 37,000 करोड़ की लागत से 5 साल में बनकर के तैयार हुआ है। इससे पहले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे था, जिसकी लंबाई 340 किलोमीटर थी। अब देखिए, उत्तर प्रदेश के 12 जिलों से होकर के ये गंगा एक्सप्रेसवे गुजरने जा रहा है। तो आप में से जो यूपी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपी में किसी का एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट है ये। मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संबल, बदायूं, शारजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज। भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर जो कि तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन में शामिल की गई है, नाम इनका रितिका श्री है। क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करें। हालांकि भारत की पहली महिला का करंट अफेयर मैंने ऐड किया है। पहली महिला केंद्रीय विधि सचिव अंजू राठी राणा, पहली महिला ई वोटर विभा देवी, भारतीय नौसेना में पहली महिला फाइटर पायलट आस्था पुनिया, टाइम 100 क्रिएटर लिस्ट में शामिल पहली भारतीय प्राजक्ता कोहली, नागपुर यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति मनाली मकरंद, आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक सोनाली मिश्रा, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष संगीता बरुआ, साउथ पोल पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला काम्या कार्तिकेयन, रुद्र आम्र हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए क्वालिफाइड होने वाली भारत की पहली महिला अधिकारी हंसजा शर्मा, श्रीनगर केंद्रीय जेल की प्रमुख सबा शॉल, बीएमसी की पहली महिला कमिश्नर अश्विनी भिड़े, साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला दिव्या सिंह, लीसा गिल जो है आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी। इसरो और जापान, इसरो यानी भारत की स्पेस एजेंसी और जैक्सा यानी कि जापानीज स्पेस एजेंसी, इनके संयुक्त मिशन का नाम है ल्यूपेक्स चंद्रयान 5। मतलब भारत ने अपने चंद्रयान 5 मिशन के लिए जैक्सा के साथ समझौता किया है। इसरो इस मिशन के लिए अत्याधुनिक लैंडर डेवलप कर रहा है, जबकि जो जैक्सा है इस मिशन के लिए रॉकेट और रोवर प्रदान करेगी। इसका मुख्य लक्ष्य है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पानी और बर्फ के नमूनों का अध्ययन करना। इसरो का हेडक्वार्टर बैंगलोर में है। जैक्सा जापान की स्पेस एजेंसी है और ल्यूपेक्स मिशन चांद के अंधेरे हिस्सों की जांच करेगा। तो चंद्रयान 5 2028 तक लॉन्च किया जाएगा। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष वी नारायण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉकलैंड द्वीप समूह जो हाल ही में समाचारों में था, ये किस महासागर में है? तो ये अटलांटिक ओशन का पार्ट है, दक्षिणी अटलांटिक ओशन का। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अभी चर्चे में इसलिए आया क्योंकि ब्रिटेन ने साफ कर दिया है कि वह इस द्वीप पर अपना अधिकार कभी नहीं छोड़ेगा। अर्जेंटीना इस द्वीप को इस्लास मालविनास कहता है और अपना हिस्सा बताता है, तो दोनों देशों के बीच में इसे अपना मानने की जंग है। ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित है। 1982 में इस द्वीप के लिए ब्रिटेन और अर्जेंटीना के बीच भीषण युद्ध भी हो चुका है। ब्रिटेन का ये कहना है कि वहां के जो लोग हैं, वहां के मतलब फॉकलैंड के जो लोग हैं, ब्रिटेन के साथ रहना चाहते हैं। तो फॉकलैंड द्वीप समूह की राजधानी स्टेनली है। इतिहास की भी बात की जाए तो 1982 का फॉकलैंड युद्ध लगभग 74 दिनों तक चला था। फिर स्टैटिक के फैक्ट है कि अर्जेंटीना इस द्वीप समूह को किस नाम से बुलाता है, तो इस्लास मालविनास के नाम से। ब्रिटेन और अर्जेंटीना के बीच फॉकलैंड युद्ध 1982 में हुआ था। और आज की इस क्लास का ये अंतिम प्रश्न है कि भारत की पहली मल्टीलेन फ्री फ्लो बैरियरलेस टोलिंग प्रणाली ये कहां से शुरू की गई है? तो ये सूरत भरूच खंड NH48 गुजरात से की गई है। ऑप्शन बी राइट आंसर है ये। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन जयराम गडकरी जी ने गुजरात से जो 84 टोल प्लाजा है, यहां से भारत की पहली मल्टी लेन फ्री फ्लो सर्विस की शुरुआत करी। यह अत्याधुनिक प्रणाली ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन और फास्टैग जैसी उन्नत तकनीकों की मदद से बिना वाहन रोके ही, यानी कि वाहनों को रोकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना वाहन रोके ही सुगम टोल वसूली सुनिश्चित करती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके रहे 75 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपने देखे मई मंथली से। इसके पहले 80 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम जून मंथली से देख चुके हैं। कम से कम मई से 200 क्वेश्चन है, कम से कम जून से 200 क्वेश्चन है, लेकिन बाकी के क्वेश्चन आपके टॉपिक वाइज में कवर हो रहे हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ शाम 7 बजे वाली सीरीज में जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लेकर के फीडबैक जरूर शेयर किया करिए आप लोग। मैं एक एक स्टूडेंट का कॉमेंट रीड करती हूँ। मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।